स्वागत है दोस्तों। राजनीतिक गहमा गहमी के बीच एक राष्ट्र एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन, यह मुद्दा राष्ट्रीय सुर्खियों में आ गया है। केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना तलाशने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया है और इसके साथ ही भारत के संसद का विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर 2023 के बीच आहूत किया गया है, यानी स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट बुलाया गया है। अब कुछ ही दिन पहले संसद का जो मानसून सत्र था वो खत्म हुआ था, लेकिन कुछ ही दिन बाद यह विशेष सत्र आया है जिसमें 5 बैठकें होंगी, ऐसी सूचना दी गई है। क्या एजेंडा है अभी क्लियर नहीं है, लेकिन सब लोग यही कह रहा है वन नेशन वन इलेक्शन, ये बिल इस पर आ सकता है। तो सवाल है कि एक राष्ट्र एक चुनाव कैसे हो सकता है। आज के वीडियो में इसी विषय पर बात करेंगे, जिसका सरोकार हम आप सभी से है, क्योंकि सभी लोग वोटर हैं और भाग्य नियंता को चुनाव के माध्यम से संसद में भेजते हैं। तो ये जान लीजिए कि संविधान का अनुच्छेद 85 संसद के सत्र को बुलाने के लिए इसमें प्रावधान है और इसके तहत संसदीय मामलों की जो कैबिनेट समिति होती है वो निर्णय लेती है और राष्ट्रपति उसे अप्रूव करते हैं और संसद का सत्र इस प्रकार बुलाया जाता है। 18 से 22 सितंबर यानी कि 15-16 दिन बाद यह सत्र हो रहा है, जो 5 दिन चलेगा। क्या होगा ये क्लियर नहीं है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं 5 दिवसीय सत्र के दौरान सरकार एक राष्ट्र एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन, इसके बारे में संविधान संशोधन विधेयक पेश कर सकती है। यह भी कहा जा रहा है कि महिला आरक्षण, समान नागरिक संहिता इत्यादि बिल भी आ सकते हैं। कुछ लोग यह भी प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि दिसंबर तक लोकसभा का चुनाव हो सकता है। खैर, ये राजनीतिक बातें हैं, लेकिन आज पूरा का पूरा फोकस है कि एक राष्ट्र एक चुनाव, इसका प्लस क्या है, इसका माइनस क्या है और हाउ इट इज पॉसिबल, ये कैसे संभव है। नवंबर दिसंबर में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, ऐसे ऐसे हैं। और अगले साल 2024 में मई जून में लोकसभा चुनाव होने हैं। ये कयास लगाए जा रहे हैं कि दिसंबर 2023 में लोकसभा चुनाव भी विधानसभा चुनाव के साथ हो सकते हैं और उसके पहले के लिए ये विशेष सत्र बुलाया गया है, तो कुछ विशेष बातें होंगी। अब सरकार अगर एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पेश करती है तो उसके लिए सबसे पहले संविधान में संशोधन करना होगा, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 368 में होगा, यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट में लाना होगा सरकार को, क्योंकि वर्तमान जो प्रावधान है वो एक साथ इलेक्शन यानी विधानसभा और लोकसभा एक साथ इलेक्शन का प्रावधान नहीं करता है। इसलिए प्रावधानों में बदलाव लाना होगा। इन दोनों सदनों से विशेष बहुमत से पास कराना पड़ेगा, क्योंकि आप सब जानते हैं कि संविधान संशोधन साधारण बहुमत से पास नहीं होता है, विशेष बहुमत से राज्यसभा और लोकसभा में अलग अलग पास होता है। और एक बार पास होने के बाद यह जो है संविधान संशोधन राज्यों के पास भी जाएगा, जहां 15 से अधिक राज्यों को विधानसभाओं के माध्यम से इसकी स्वीकृति देनी होगी। तो कुल मिलाकर मामला यही है कि संविधान संशोधन अगर है, अब एक राष्ट्र एक इलेक्शन, अगर इसकी पृष्ठभूमि आप देखें, और बड़ा ही स्कॉलरली और ये वीडियो है जहां पर आपको एक ही जगह पर संपूर्ण जानकारी मिल रही है, इसलिए इसको समझना है। एक साथ चुनाव यानी लोकसभा का चुनाव और राज्यों के विधानसभाओं का चुनाव एक साथ, ये विचार 83 से है, जब भारत निर्वाचन आयोग ने पहली बार इसे प्रस्तावित किया था। तो पहली बार तो ये ना माने कि अचानक ये मुद्दा आ गया है ऊपर से, ये मुद्दा बहुत पुराना है। 83 में फर्स्ट टाइम
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस आइडिया को लाया था, प्रस्तावित किया था, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ पाई। अब एक साथ इलेक्शन भारत में भी होता रहा है, ऐसा नहीं है कि कभी नहीं हुआ है, इसका कोई इतिहास नहीं है। 1967 तक यानी 4 लोकसभा का चुनाव, 52 से लेकर 67 तक 4 लोकसभा के चुनाव हुए। एक साथ ही चुनाव होता था लोकसभा का और विधानसभा का, देश के गणतंत्र डिक्लेयर होने के बाद। लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव 1951-52 एक साथ हुए, पहला घटना घट गया। उसके बाद 57 में, 1962 में और फिर 1967 में, यानी कुल मिलाकर 4 आम चुनाव एक ही साथ चुनाव हो रहा था, लोकसभा का भी और विधानसभाओं का भी। और इस प्रकार पहली, दूसरी, तीसरी लोकसभा ने 5 साल पूरा किया और 67 में भी एक साथ चुनाव हुआ। कुल मिलाकर 4 बार साइमल्टेनियस इलेक्शन हुआ है देश में, 52 से लेकर 67 तक। लेकिन बाद में यह ब्रेक हो गया 1968 में और 1969 में, 69 में कुछ विधानसभा समय के पहले भंग हो गया। अब भंग हो गया तो चुनाव कराना पड़ा, तो ये जो एक साथ चुनाव हो रहा था वो साइकिल ब्रेक हो गया। फिर 1970 में लोकसभा को भी समय के पहले भंग कर दिया गया, 71 में नया चुनाव हुआ। तो जो समय के पहले सदन की को भंग कर दिया गया, इसके कारण एक साथ इलेक्शन की प्रक्रिया भी बाधित हुई। अब लोकसभा और विभिन्न राज्य विधानसभाओं दोनों के समय से पहले जब विघटन हो गया और नया कार्यकाल हो गया, इसके परिणाम स्वरूप चुनाव अलग अलग हुए, और अलग अलग हुए तो चुनाव का जो एक साथ चक्र चल रहा था वो चक्र बंद हो गया। उसी प्रक्रिया को पुनः शुरू करने की बात हो रही है। लेकिन इसके बारे में अनेक सिफारिशें हैं, अनेक कमेटियों ने ये बात कहा है कि एक साथ इलेक्शन हो लोकसभा का और विधानसभाओं का। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, एक साल में पर ईयर औसतन 5 से 7 विधानसभा का चुनाव इंडिया में होता है। हर साल 5 से 7 विधानसभा हर साल होता रहता है। अब इससे क्या होता है, अनेक समस्या है भाई। चुनाव आयोग ने एक साथ चुनाव की व्यवस्था हेतु सुझाव दिया कि राज्य विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ होके हर साल चुनाव ना होकर 5 साल में एक बार एक साथ चुनाव हो, ये आइडिया है। क्योंकि हर साल चुनाव होगा तो हर साल ईवीएम, हर साल मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होगा, खर्च भी वैसा ही होगा, सुरक्षा बलों की तैनाती होगी, विकास कार्य रुक जाएंगे। तो ये एक बार क्यों नहीं होगा साल भर में? तो ये सुझाव दिया गया था चुनाव आयोग ने कि राज्य विधानसभा और लोकसभा का चुनाव 5 साल में एक बार और एक साथ हो। चुनाव आयोग ने 83 में एनुअल रिपोर्ट दिया था, इसमें भी एक साथ चुनाव कराने का विचार दिया था। 1999 में जस्टिस रेड्डी, जीवन रेड्डी की अध्यक्षता वाले विधि आयोग जो लॉ कमीशन था, उसने भी 117वीं रिपोर्ट में 170 ये कहा था कि लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव को एक साथ कराया जाए। यानी लॉ कमीशन 1999 में ही ये बात रेकमेंड किया था सरकार को। 2015 में जो संसदीय अस्थायी समिति थी, यानी स्टैंडिंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट, उसने कहा था 79th रिपोर्ट में कि एक साथ चुनाव होना चाहिए। इस आइडिया को सपोर्ट किया था स्टैंडिंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ने 2015 में। अब एक साथ चुनाव कराने का विचार 2016 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा फिर से लाया गया। अब मोदी साहब इसके बहुत बड़े पक्षधर हैं कि एक साथ चुनाव होना चाहिए। तो ये बातें हैं। 17 में नीति आयोग ने भी एक साथ चुनाव कराने के लिए वर्किंग पेपर तैयार किया, कैसे हो सकता है एक साथ चुनाव। विधि आयोग ने 2018 में एक वर्किंग पेपर लेकर आया और कहा कि एक साथ चुनाव कराने की संभावना के लिए कम से कम 5 संवैधानिक बदलाव लाने होंगे। यानी जो मैं कह रहा हूँ संविधान संशोधन हुआ तो कम से कम 5 आर्टिकल में बदलाव लाना होगा संविधान के। विधि आयोग ने सुझाव दिया कि एक साथ चुनाव केवल संविधान में उपयुक्त संशोधन करने के बाद ही हो सकता है
और ऐसा संशोधन 50% से अधिक राज्यों को सपोर्ट करना होगा, क्योंकि यह जो है समवर्ती सूची में है, यानी फेडरलिज्म को प्रभावित करने वाला प्रावधान है, तो राज्यों का भी सपोर्ट चाहिए। तो ये बात है। अब दिसंबर 22 में 22वां विधि आयोग ने 6 प्रश्नों का एक सेट तैयार किया था। राजनीतिक दलों से पूछा था, ब्यूरोक्रेट से पूछा था, अन्य सभी हितधारकों से पूछा था। तो कुल मिलाकर 16 में प्रधानमंत्री, उसके बाद नीति आयोग, देन विधि कमीशन लगातार इस पर काम कर रहा है। तो यह कहना उचित नहीं है कि अचानक चुनाव आने समय ये आइडिया फ्लोट हो गया। इस पर काम काफी पहले से चल रहा है, ये बात है। अब एक साथ चुनाव का कार्यान्वयन एग्जीक्यूशन कैसे होगा, इस बात पर कहते हैं। तो संविधान संशोधन तो करना ही होगा। जैसे विधि आयोग ने भी कहा दिसंबर 2022 में कि 5 आर्टिकल्स में बदलाव लाने होंगे। तो इसके अतिरिक्त राजनीतिक सहमति यानी पॉलिटिकल कंसेंसस भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि पक्ष है तो विपक्ष भी है, और दोनों को सेम पेज पर आना पड़ेगा। हालांकि वर्तमान परिदृश्य में ऐसी संभावना 9 के बराबर है कि दोनों सेम पेज पर आ जाएंगे। अब कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद जिन्हें एक राष्ट्र एक चुनाव के कार्यान्वयन के लिए संशोधित करना होगा। आप जानना चाहेंगे कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन करवाया जाए तो कौन कौन से आर्टिकल में बदलाव करना होगा। पहला आर्टिकल 83 है, अनुच्छेद 83। ये कहता है कि संसद के सदनों की अवधि से संबंधित है। इसमें कह रहा है कि लोकसभा का चुनाव 5 वर्ष और उसके पूर्व भी हो सकता है, यानी और इमरजेंसी के काल में 1 साल बढ़ रहा है। 85 कहता है राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा का विघटन किया जा सकता है। अनुच्छेद 172 कहता है राज्य विधानसभाओं की अवधि क्या होगी, और 174 कहता है राज्य विधानसभाओं के विघटन के बारे में कहता है। तो 83-85 पार्लियामेंट से संबंधित है, लोकसभा, और 172 174 राज्यों में विधानसभा यानी जो निचले सदन है उससे संबंधित है, इन चारों में। इसके अलावा 356 केंद्र सरकार द्वारा राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने से संबंधित है, इसमें भी बदलाव करना होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये विधि आयोग बता रहा है कि कौन कौन से आर्टिकल में संशोधन करना होगा। ये तो संविधान में संशोधन की बात हुई, लेकिन जो संसद के कानून हैं, ऑर्डिनरी लॉ है, उसमें भी बदलाव करना होगा। जैसे जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट, इसको बोलते हैं RPA, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, इसमें काफ़ी संशोधन हुआ है। इस लॉ में भी जो RPA लॉ है, इसमें संशोधन करना पड़ेगा। संसद और विधानसभाओं के कार्यकाल की स्थिरता के प्रावधानों के लिए ऐसा करना होगा। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 2 में एक साथ चुनाव की परिभाषा शामिल की जा सकती है, और RPA की धारा 14 और 15 में भी संशोधन करना होगा। ये साधारण कानून, तो संविधान संशोधन के साथ साधारण कानून। इसके अलावा एक साथ चुनाव के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए चुनाव आयोग की जो शक्तियां हैं और कार्य है, उनका भी पुनर्गठन करना होगा कि इलेक्शन कमीशन को क्या पावर हो एक साथ चुनाव करने के लिए, और किस प्रकार ये अपने कार्य को इलेक्शन कमीशन एक साथ चुनाव के लिए निष्पादित कर सकता है, ये भी देखना होगा। लोकसभा की प्रक्रिया भी है, उसमें भी संशोधन करना होगा कि अविश्वास प्रस्ताव आएगा और सरकार गिर जाएगी, तब क्या होगा। फिर तो चुनाव करवाना पड़ेगा, और चुनाव एक ही बार होना है, तो ये भी देखना होगा। राज्य विधानसभाओं की प्रक्रिया में यदि लोकसभा में हो रहा है प्रक्रिया में, तो विधानसभा की प्रक्रिया में भी बदलाव करना पड़ेगा कि अविश्वास प्रस्ताव को कैसे डील किया जाएगा इन केस सरकार हार जाती है, गिर जाती है तो। इसके अलावा सदस्यों की अयोग्यता के बारे में 10वीं अनुसूची है, दल बदल। अब दल बदल हो गया तो सरकार गिर जाएगी, तब क्या होगा। कुल मिलाकर A to J साधारण कानून में बदलाव के साथ साथ संविधान में भी बदलाव चाहिए, और लोकसभा की प्रक्रिया और विधानसभा की प्रक्रिया, इस सब में बदलाव किया जा सकता है। अब कैसे हो सकता है विकल्प, एक साथ चुनाव, साइमल्टेनियस इलेक्शन, यानी लोकसभा का भी चुनाव और विधानसभा का चुनाव कैसे होगा, इसका विकल्प क्या है, ऑप्शन क्या है। पहला विकल्प जो विधि आयोग बता रहा है, पहला विकल्प है कुछ राज्यों के चुनाव
लोकसभा के चुनाव हो सकते हैं। जैसे अभी मान लो कि दिसंबर 2023 में मध्य प्रदेश में चुनाव है, छत्तीसगढ़ में है, राजस्थान में है और अन्य राज्यों में भी है। इसके साथ लोकसभा की चुनाव किया जा सकता है अवधि के पहले ही। जो अगले साल लोकसभा का चुनाव है पहले हो सकता है। तो पहला ऑप्शन है राज्यों के चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ ही होते हैं। कुछ राज्यों में लोकसभा से कुछ महीने पहले होते हैं, वहीं कुछ राज्यों में लोकसभा चुनाव के कुछ महीनों के बाद होते हैं। यानी लोकसभा का चुनाव अगर मई में होना है 2024 में, तो मई के पहले जो लोकसभा का चुनाव विधानसभा का चुनाव है 2024 मई के पहले जहाँ जहाँ चुनाव होना है, और मई 2024 के बाद जहाँ जहाँ चुनाव है उन सब को एक साथ मई में करवाया जा सकता है। वहीं तो ये बात है। ऐसे में कुछ राज्यों में विधानसभा समय से पहले भंग करना होगा और कुछ का कार्यकाल बढ़ा देना होगा ताकि लोकसभा का चुनाव एक साथ कराया जा सके। ये विकल्प है। अब ये कैसे हो सकता है, तो ये देखिए, जैसे मान लीजिए कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम, राजस्थान और तेलंगाना, अब इसका लोकसभा चुनाव से पहले होना है। ये दिसंबर में ही इनका कार्यकाल दिसंबर 2023 में पूरा हो रहा है, जबकि लोकसभा का चुनाव मई 2024 में होगा। ये बात है। तो आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, हरियाणा, महाराष्ट्र, ओडिशा और सिक्किम में इसका चुनाव लोकसभा के बाद होना है, यानी मई 2024 के बाद का है। ऐसे में जिन राज्यों में चुनाव पहले होने हैं उनका कार्यकाल बढ़ाना होगा। जैसे राजस्थान हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, इसका कार्यकाल आपको बढ़ाना होगा ताकि मई 2024 में लोकसभा के चुनाव हो सके। और वही जो बाद में चुनाव मई के बाद जिनका कार्यकाल हो रहा है उसको पहले ही भंग कर देना होगा ताकि वो भी मई में हो सके, क्योंकि मई में लोकसभा का चुनाव पहले से प्रस्तावित है। पहला ऑप्शन ये है कि जिनका समय से पहले है उनको थोड़ा बढ़ा दीजिए लोकसभा समय के पहले, और जिसका बाद में होना है उसको पहले कर दीजिए। तो कुछ के विधायिका को एक्सटेंड करना होगा, यानी अवधि विस्तार करना होगा, और कुछ विधायिका को समय के पहले ही भंग कर देना होगा। तब लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ हो सकता है। विकल्प 2 क्या है? विकल्प नंबर 2, ऑप्शन 2, कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के 2 साल बाद खत्म होती है। लोकसभा चुनाव के 2 साल बाद खत्म होती है। ऐसे में 2 फेज में चुनाव करा सकते हैं। 2 फेज में, पहले फेज में लोकसभा के साथ कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव करवा लीजिए और दूसरे फेज में बाकी बचे राज्यों का चुनाव हो जाए। मतलब 5 साल में टोटल 2 इलेक्शन, लोकसभा के चुनाव के साथ साथ विधानसभाओं के चुनाव, और जो बाकी विधानसभा बच जाए उसका एक साथ चुनाव एक बार में करवा लीजिए, यानी 5 साल में केवल 2 चुनाव। ये विकल्प नंबर 2 है, इसको देखा जा सकता है। अब एग्जाम्पल कैसे विकल्प संभव है कि असम, बिहार, गोवा, गुजरात, हिमाचल, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, दिल्ली, पुडुचेरी, पंजाब, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल में जो विधानसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव में 1 से 2 साल का अंतर है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, इन सभी राज्यों का चुनाव एक बार करा लिया जाए लोकसभा चुनाव के बाद, तो 2 बार, 5 साल में 2 बार हो जाएगा। विकल्प 3, लॉ कमीशन ने तीसरा विकल्प दिया है, और क्या कहा है विकल्प 3 में कि अगर एक साथ चुनाव नहीं कराए जा सकते तो फिर 1 साल में होने वाले सभी चुनाव एक साथ करा दिया जाए। अब कोई जनवरी में होता है, कोई मार्च में, कोई मई में, कोई अगस्त में, कोई अक्टूबर में, कोई दिसंबर में। तो एक सुझाव ये है कि अगर एक साथ चुनाव नहीं हो सकता है लोकसभा और सभी राज्यों का, 28 विधानसभा है देश में, इसके अलावा दिल्ली और पांडिचेरी केंद्र शासित है लेकिन विधानसभा है, तो हर साल जैसे मान लीजिए कि 2024 आने वाला है, तो 2024 में जितना भी इलेक्शन है विधानसभा का वो एक साथ करवाइए, चाहे उसका जनवरी में पूरा हो रहा है 2024 जनवरी में, या दिसंबर 2024 में पूरा हो तो भी, यानी साल में एक बार चुनाव। ये तीसरा विकल्प है। हमारे देश में हर साल औसतन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होता है। इन सभी राज्यों में कार्यकाल अलग अलग महीने में होता है और कहीं ना कहीं चुनाव का माहौल हमेशा रहता है। क्या हम एक साथ चुनाव करा सकते हैं साल भर में, चाहे किसी भी महीने में उसका कार्यकाल पूरा हो? यह भी एक गुड स्टेप होगा। तो ये बात है।
अब एक साथ चुनाव कराने पर दो तरह की संवैधानिक दिक्कतें आ सकती है। क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम हो सकता है अगर लोकसभा और ये तो विकल्प मैंने दे दिया, 3 प्रकार के विकल्प, क्या कैसे हो सकता है। इस वीडियो को पॉज करके फिर से आप जा सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन है संवैधानिक दिक्कत क्या हो सकती है अगर एक साथ लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव होता है। तो चुनाव में किसी एक पार्टी या गठबंधन को मान लीजिए कि बहुमत नहीं मिला, तब मामला फंस सकता है। न सिंगल पार्टी को और न ही अलायंस यानी गठबंधन को सरकार बनाने के लिए ज़रूरी बहुमत नहीं मिला, तब क्या होगा, पहली बात। और दूसरी बात, कोई विधानसभा या मान लीजिए कि लोकसभा ही अगर 5 साल के पहले ही अगर सरकार गिर गई तो फिर एक साथ चुनाव कैसे होगा। 5 साल का कार्यकाल लोकसभा का भी है, विधानसभा का है, लेकिन बहुमत नहीं मिलता है। ऐसी स्थिति में क्या कीजिएगा। और अगर विधानसभा समय से पहले भंग हो जाती है या लोकसभा ही, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव वगैरह आता है या अन्य कारण होता है, 356 भी है, तब तो क्या होगा, एक साथ चुनाव करवाने का जो साइकिल है वो ब्रेक हो जाएगा। ये इशू आएगा। लोक कमीशन ने दोनों समस्याओं को लेकर सुझाव दिया है। पहली जो दिक्कत है कि बहुमत न मिलने पर सुझाव दिया है कि चुनाव के बाद राष्ट्रपति या राज्यपाल सबसे बड़ी पार्टी या सबसे ज़्यादा सीट जीतने वाले गठबंधन को सरकार बनाने का न्योता दे, चाहे उसका बहुमत हो या ना हो। पहला सुझाव यही है। मान लो कि किसी भी पार्टी या गठबंधन को मैजिक नंबर यानी सरकार बनाने के लिए ज़रूरी संख्या नहीं मिलता है, तब क्या कीजिएगा। ऐसी स्थिति में सुझाव दिया है लॉ कमीशन ने कि जो राज्यपाल है या राष्ट्रपति है वो सबसे बड़ी पार्टी जो भी हो या सबसे बड़े गठबंधन को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करे, न्योता दे। और फिर सरकार नहीं बन पाती है तो मध्यावधि चुनाव कराए जाएं, लेकिन चुनाव के बाद वो सरकार तब तक के लिए ही बने जितना कार्यकाल बचा हो। मान लो कि 2 साल में सरकार गिर गया तो जो अगला चुनाव होगा मध्यावधि मिड टर्म पोल, वो केवल 3 साल के लिए रहे। ये बात है। ऐसी सरकार का कार्यकाल 5 साल नहीं होगा। ये लॉ कमीशन का एक सुझाव है जिसे मानना ना या दूसरा मान दे। दूसरी दिक्कत, सरकार गिर जाएगी तो क्या होगा। तो अविश्वास प्रस्ताव के जरिए मौजूदा सरकार को तभी हटाया जाए। ध्यान दीजिएगा, जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है, अविश्वास प्रस्ताव है, उसके जरिए जो अभी सरकार हो है उसको तभी हटाया जाए जब दूसरी सरकार पर विश्वास हो जाए। ये नहीं कि हटाकर छोड़ दो फिर देखा जाएगा कौन बनाएगा कौन सरकार नहीं बनाएगा, ऐसा नहीं। सरकार तभी हटे जब दूसरी बनने वाली सरकार में भी विश्वास एक साथ हो जाए, ताकि समय से पहले लोकसभा या विधानसभा भंग ना हो। ये भी एक कंस्ट्रक्टिव नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात करता है। यानी अविश्वास प्रस्ताव का प्रयोग तभी हो जब विश्वास प्रस्ताव भी पास हो जाए कि अगला सरकार कौन बनेगा। ये नहीं कि एक सरकार गिरा दीजिए और साइलेंट हो जाइए, ऐसा नहीं। ये विधि आयोग का है। अब तर्क क्या है, क्यों होना चाहिए एक साथ लोकसभा और विधानसभा का चुनाव। क्योंकि एक देश एक चुनाव एक डेवलपमेंट आइडिया है। देखिए, विकासोन्मुख आइडिया है, क्योंकि लगातार चुनाव होता है और जब चुनाव होगा तो आदर्श आचार संहिता यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होगा। अब सरकार नीतिगत निर्णय यानी पॉलिसी डिसीजन नहीं ले पाएगी क्योंकि आचार संहिता लगी होती है और विभिन्न योजनाओं को लागू करने में समस्या आती है। अब ऐसा है तो विकास कार्य बाधित होता है। ये तर्क दिया जा रहा है कि क्यों एक साथ चुनाव होना चाहिए, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई चुनाव होता रहता है तो पॉलिसी पैरालाइजिस हो जाती है। इसके तहत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव अधिसूचना जारी करने के बाद सत्ताधारी दल के द्वारा किसी परियोजना की घोषणा नहीं की जा सकती, नीतिगत फैसला नहीं ले सकते, नया स्कीम शुरू नहीं कर सकते, वित्तीय मंजूरी नहीं हो सकती, नियुक्ति प्रक्रिया मनाही रहती है। इसके पीछे तर्क क्या है कि सत्ताधारी दल को चुनाव में अतिरिक्त लाभ मिलेगा, एक से एक कानून बना देगा, डिसीजन ले लेगा तो प्रभावित करेगा चुनाव को, तो चुनाव अनफेयर हो जाएगा। ये तर्क दिया जाता है, अतिरिक्त लाभ मिलेगा। इसलिए यदि देश में एक बार में ही लोकसभा विधानसभा का चुनाव हो जाए तो आदर्श आचार संहिता कुछ ही समय तक लागू होगा जब वो चुनाव होगा, हर साल तो होगा नहीं, और विकास कार्य लगातार
बिना बाधा का चलता रहेगा। ये पहला तर्क दिया जाता है इसके पक्ष में। दूसरा, एक साथ चुनाव होने के बाद बार बार चुनाव में होने वाला खर्च में कमी हो जाएगी। अंदाजा है कि कितना खर्चा होता है लोकसभा में, विधानसभा में। आर्थिक बोझ देश पर कितना पड़ता है लोकसभा चुनाव कराने में, राज्यसभा का चुनाव करने में, तो ये जानना जरूरी है। एक रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार ने 2019 के लोकसभा चुनाव में 60,000 करोड़ खर्चा किया। राज्यों का चुनाव 250 से 500 करोड़ के बीच में रहता है। तो ये एक विधानसभा का चुनाव का मैं कह रहा हूँ। तो खर्च, और ये खर्च जनता की गाढ़ी कमाई का है, टैक्स का पैसा है। ये हमेशा चुनाव होता रहता है, खर्च होता रहता है, क्योंकि ईवीएम ले आइए ले जाइए, सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती होती है तो पैसा लगता है। ये पैसा विकास हो सकता है, ये पैसा को बचाया जा सकता है इस फिजूल खर्ची से। तीसरी बात कहता है कि एक साथ चुनाव होगा तो काले धन और भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। जब भी चुनाव होता है तो कैश का ट्रांसफर शुरू होने लगता है। ब्लैक मनी चुनाव में कितनी डीप है, इसका अंदाजा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल और अनेक एनजीओ ने दिया है कि ब्लैक मनी का कितना बड़ा रोल होता है राजनीतिक दलों के द्वारा चुनाव के दौरान। और चुनाव हमेशा हो रहा है तो ब्लैक मनी का जलवा हमेशा रहता है। अब इस पर रोक लगेगी, ब्लैक मनी पर, भ्रष्टाचार पर, यदि एक साथ चुनाव होता है। चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों द्वारा काले धन का खुलकर इस्तेमाल होता है प्रभावित करने के लिए। देश के प्रत्याशियों द्वारा चुनाव में किए जाने वाले खर्च की सीमा निर्धारित की गई है, लेकिन लिमिट में खर्च कौन करता है? और वाइट में कहाँ कोई राजनीतिक दल दिखा पाता है? वो खर्च दिखाता है 500 रुपया, तो खर्च करता है वो 500 लाख। ये अंतर हो जाता है। राजनीतिक दलों द्वारा किए जाने वाले खर्च की कोई सीमा व्यवहारिक रूप से आज तक लागू नहीं हो पाई है, व्यवहारिक रूप से। अब एक साथ चुनाव कीजिएगा तो सरकारी कर्मचारी, सुरक्षा बलों को बार बार चुनाव ड्यूटी पर नहीं लगाना पड़ेगा, उनका समय तो बचेगा ही, कर्तव्यों का पालन भी सही से होगा। अब भारत में चुनाव के लिए टीचर्स को भी लगाया जाएगा तो टीचिंग बाधित हो जाता है। सरकारी नौकरी वाली कर्मचारी की सेवा लीजिएगा तो उनका कार्य प्रभावित होगा। इतना ही नहीं, चुनाव कराने के लिए भारी संख्या में पुलिस सुरक्षा बल तैनात करना है। इससे क्या है, जनजीवन प्रभावित हो जाता है। तो ये भी बात है। अब विरोध क्यों हो रहा है ये भी जानिए एक साथ इलेक्शन का। एक देश एक चुनाव के विरोध में विश्लेषकों का कहना है कि संविधान ने संसदीय मॉडल दिया है, पार्लियामेंट्री फॉर्म दिया है, जिसके तहत लोकसभा विधानसभा 5 साल के लिए चुनी जाती है। एक साथ इलेक्शन के मुद्दे पर हमारा संविधान मौन है। संविधान एक साथ इलेक्शन अभी वर्तमान में प्रावधान नहीं करता है। कई ऐसे प्रावधान हैं जो इस विचार के बिल्कुल विपरीत हैं कि एक साथ चुनाव हो। जैसे अनुच्छेद 2 के तहत संसद द्वारा किसी नए राज्य को भारतीय संघ में शामिल किया जा सकता है। मान लीजिए बीच ही में कोई नया राज्य बन गया तो उसका तो चुनाव कराना पड़ेगा ना। 3 के तहत संसद कोई नया राज्य बना सकती है। अब जब भी ऐसा होगा, नया राज्य बनेगा तो वहाँ चुनाव तो कराना पड़ेगा, तब उसका कैसे मामला डील होगा, ये इशू है। दूसरा 85(2)ख, इसके अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा को और 174(2)ख के अनुसार राज्यपाल विधानसभा को 5 साल के पहले भी भंग कर सकते हैं। अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल लगाकर लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। इसी तरह 356 के द्वारा राष्ट्रपति शासन लगता है, विधानसभा भंग हो सकती है। अब ऐसे राजनीतिक समीकरण में उलटफेर हो सकता है तो चुनाव की संभावना समय के पूर्व हो जाएगी। ये सारी परिस्थितियां जो मैंने बताया, 85, 174, 352, 356, ये एक साथ चुनाव कराने के प्रक्रिया के विपरीत है। ये विरोध में तर्क दिया जाता है कि एक साथ चुनाव नहीं हो। एक साथ चुनाव के विरोध में यह भी कहा जाता है कि यह विचार देश के संघीय ढांचा यानी जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसके विरुद्ध है। संसदीय लोकतंत्र के लिए घातक कदम होगा। लोकसभा, राज्यों की विधानसभा का चुनाव एक साथ करवाने पर कुछ विधानसभाओं के मर्जी के खिलाफ उनके कार्यकाल को बढ़ाना पड़ेगा। 5 साल का है तो उसका बढ़ाइएगा तभी ना होगा, कुछ का घटा देना पड़ेगा। अब ये बढ़ाना घटाना संघीय व्यवस्था के अनुकूल नहीं है। संसदीय शासन प्रणाली में चुनाव लगातार होते हैं और यही एक सच्चाई है। ये एक विरोध में तर्क दिया जाता है। एक देश एक चुनाव के विरोध में एक और तर्क है कि लोकसभा, राज्यों की विधानसभा के चुनाव एक साथ करवाए गए तो ज़्यादा संभावना है कि राष्ट्रीय मुद्दे के सामने क्षेत्रीय मुद्दे यानी जो रीजनल इशूज है
वो गौण हो जाए या क्षेत्रीय मुद्दे के सामने राष्ट्रीय मुद्दे अपना अस्तित्व खो दें। दरअसल लोकसभा विधानसभा का चुनाव स्वरूप और मुद्दा अलग अलग होता है। लोकसभा का चुनाव अलग मुद्दा पर लड़ा जाता है क्योंकि पूरे देश का मामला है। विधानसभा का चुनाव अलग मुद्दे पर लड़ा जाता है, ये इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए लोकसभा में जहां राष्ट्रीय महत्व के मुद्दा होता है, वहीं विधानसभा में क्षेत्रीय महत्व का मुद्दा होता है। अब इन दोनों के बीच में रिकन्सिलिएशन, सहमति कैसे बनेगा, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। एक तर्क यह है कि लोकतंत्र को जनता का शासन कहा जाता है। देश में संसदीय प्रणाली के साथ साथ समय पर चुनाव होता रहता है। जनप्रतिनिधियों को जनता के बीच में जवाबदेही रहना पड़ता है। इसके अलावा कोई पार्टी या नेता चुनाव जीतने के बाद निरंकुश होकर काम नहीं कर सकता, क्योंकि छोटे छोटे अंतराल पर चुनाव का सामना करना पड़ता है। तो एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अगर दोनों चुनाव एक साथ कराए जाते हैं तो ऐसा होने की आशंका बढ़ जाएगी। तो ये भी बात है। एक चुनाव के विरोध में पांचवा तर्क है कि भारत जनसंख्या के मामले में विश्व का सबसे बड़ा देश है, लिहाजा इतनी बड़ी आबादी और आधारभूत संरचना तो वैसी है नहीं, तो फिर एक साथ चुनाव कराना कितना लॉजिकल होगा, कितना ईवीएम खर्च होगा, ये सब सोचने वाली बात है। तो अब निष्कर्ष क्या है कि एक साथ चुनाव की अवधारणा को लागू करने के लिए संविधान अन्य कानून में बदलाव होगा। दूसरी बात, लोकतंत्र और संघवाद के मूल सिद्धांतों को चोट न पहुंचे, ये भी देखना होगा। तीसरी बात, सत्ता पक्ष और विपक्ष को एक ही पेज पर आना होगा और सहमति बने, राजनीतिक सहमति, ये ज़रूरी है, ये एक तरफा नहीं हो सकता। अब विधि आयोग ने विकल्प का सुझाव दिया है, उस पर भी विचार किया जा सकता है। आप उन राज्यों को वर्गीकृत कर सकते हैं जिनका चुनाव लोकसभा के चुनाव के साथ हो सकता है, और दूसरा दौर 30 महीने बाद कीजिए, यानी 5 साल में 2 बार चुनाव हो, ये भी हो सकता है। ऐसे विकल्प जो विधि आयोग ने दिया है, इस पर विचार आप कर सकते हैं। अब मेंस में क्वेश्चन पूछा है इस पर, इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एक देश में एक साथ चुनाव लोकतंत्र और संघवाद को संकट में डालते हैं, विश्लेषण कीजिए। अब इसका प्रोज भी है और कॉन्स भी है, यानी पक्ष या विपक्ष। अब ये केवल निगेटिव पूछ रहा है कि संकट में डालते हैं, तो इसका निगेटिव बात तो है, लेकिन पॉजिटिव भी आपको लिखना पड़ेगा और बैलेंस व्यू देना होगा, क्योंकि देश के वर्तमान में सरकार की राय एक साथ चुनाव कराने पर है, तो संकट में डालेंगे ऐसा नहीं है। संविधान में संशोधन किया जाएगा तो इससे संघवाद और मजबूत होगा, क्योंकि राज्य और केंद्र दोनों को एक साथ आना पड़ेगा, तो संघवाद इससे तो और मजबूत होगा ना। इसलिए इस प्रश्न का समर्थन नहीं किया जाना चाहिए, बैलेंस व्यू देना होगा। लोकसभा, राज्य विधानसभा का चुनाव एक साथ चुनाव प्रचार में खर्च होने वाले समय और धन की मात्रा को सीमित कर देंगे। कहता है अगर एक साथ चुनाव हो तो चुनाव प्रचार में जो खर्च हो रहा है और धन की मात्रा को सीमित कर देंगे, लेकिन यह लोगों के प्रति सरकार की जवाबदेही को कम कर देगा। चर्चा करें, यह यूपीएससी मेंस में पूछा है 2017 में। अब कितना इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसी से आप समझिए। तो कुल मिलाकर ये आपके समक्ष मैंने रखा है, एक साथ इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव, और पूरा डिटेल्ड में मैंने बताया है कि क्या विकल्प है, 1 2 3, कहाँ कहाँ संशोधन करना होगा, A to J भी मैंने बताया है, और इसके पक्ष में क्या बातें हो सकती है और विपक्ष में ये भी बताया है। और ये भी कहा कि कमेटी गठित कर दी गई है रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक इलेक्शन करवाने के लिए, और संसद का विशेष सत्र आहूत है। तो कुल मिलाकर यह वीडियो पढ़ने लिखने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत वाइटल है। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है। इसे शेयर करना न भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।